वो फ्रीली दे कैन रोम अराउंड एंड दे कैन प्रे as per their wish, as per their will. वाइल्ड एनिमल्स को बनाया है फ्री रहने के लिए, अपने अकॉर्डिंग प्रे करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उनका फूड तो उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो इतना प्रोवोक्ड है, लेकिन उसके पास वो गुस्सा. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटर तृप्ति अरोरा and today we are going to start with a very new and fresh poem that is A Tiger in the Zoo. बच्चों, ये पोएम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है क्योंकि ये एक नेचुरल एनिमल के एस्पेक्ट को बताती है और ऐसी पोएम्स ना आजकल हमारे सिलेबस में और क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है. तो हम इस पोएम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएट, यानी कौन है इसकी पोएट और वो क्या इसके बारे में बता रहे हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, समरी, सेंट्रल आइडिया यानी सेंट्रल थीम क्या है इस पर्टिकुलर पोएम की, टोन ऑफ द पोएट जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि बहुत ही जरूरी है आजकल हमारे लिए पढ़ना, और उसी के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस भी हम इस पोएम के कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अबाउट द पोएट यानी जॉर्ज लेस्ली नॉरिस जो है वो इस पोएम के बारे में क्या बता रहे हैं और किस तरह के ये राइटर हैं. He was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. He is considered as the most important Welsh writer of the post-war period and his literary works have won many prizes. ये वेल्श पोएट है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्टोरीज जो है बहुत जाने माने पोएट हैं और सबसे ज्यादा जाने माने इसीलिए हैं क्योंकि ये जो पोस्ट वॉर पीरियड था उसके बाद की कहानियां अपने लिटरेरी टैलेंट्स में शो करते हैं. उसके बाद बहुत सारे प्राइजेस भी इनको उसी वर्क के लिए मिले हैं. In this poem, the poet explains the agony and helplessness of a caged tiger. टाइगर जो है ना वो एक वाइल्ड क्रीचर है, ठीक है, और उस क्रीचर को जब हम बांध के रख देते हैं और हमारे लिए वो जोकर का काम करने लगता है ना, जैसे उसको जू में रख दिया. अब जू में क्या करेगा, वो लोगों को एंटरटेन करेगा, तो ये उसका काम नहीं है, ये उसका कैरेक्टर स्केच नहीं है, उसको ये काम करने के लिए नहीं बनाया गया है. बट क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो अपने आप को डोमिनेंट रखते हैं बाकी क्रीचर्स के ऊपर, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें केज करके एक जू में बंद करके रख लेते हैं और अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उसमें से ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर वो एगनी बता रहे हैं, वो गुस्सा, वो फ्यूरियसनेस, वो हेल्पलेसनेस, वो डिसअपॉइंटमेंट बता रहे हैं उस टाइगर का दैट लिव्स इन अ जू. द पोएट explains what his life would have been if he had been a free animal. क्योंकि जो टाइगर है वो एक फ्री एनिमल है और उसको फ्री रहने के लिए ही बनाया गया है, वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता है. तो वो कंपेयर कर रहे हैं उसकी लाइफ एक जू वाले टाइगर की एक नेचुरल हैबिटेट वाले टाइगर से, कि उसकी लाइफ कितनी बेहतरीन होती. He tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. हम लोग एनिमल्स को जू में रखते हैं, अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बनाते हैं, हम उन्हें देखकर हंसते हैं जैसे कि वो कोई सर्कस के जोकर हो, बट वो एनिमल्स जो है वो उसके लिए नहीं बनाए गए हैं, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए बनाए गए हैं. वहां पर वो फ्रीली दे कैन रोम अराउंड एंड दे कैन प्रे as per their wish, as per their will. बट हम लोग क्या करते हैं, हम अपना डोमिनेंस बाकी क्रीचर्स के ऊपर ऐसा इंपोज करते हैं कि वो हमारे आगे बिल्कुल हेल्पलेस या फिर बोले वो हमारे आगे बिल्कुल गिविंग हो जाते हैं, उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है. तो बेसिकली पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू एंड लाइफ ऑफ अ टाइगर इफ ही वुड हैव बीन इन अ फॉरेस्ट और हिज नेचुरल हैबिटेट. उसके बाद बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं हमें that the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris presents a powerful contrast between the natural and an unnatural life of a tiger. Unnatural क्यों? क्योंकि वो जो caged life है ना वो उसने चूज नहीं करी है, वो हमने उसके ऊपर इम्पोज करी है. The poet highlights the majestic strength and grace of the tiger in the wild. और यहाँ पर वो कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह की स्ट्रेंथ वो होल्ड करता है वो टाइगर, कितनी मैजेस्टिक उसकी स्ट्रेंथ होती है और कितना ग्रेस होता है उस टाइगर के रहन सहन में, उसके प्रे करने के तरीके में, कितना ग्रेसफुल होता है वो अपने एट्रीब्यूट्स में. In the wild and compares it with a helpless कन्फाइंड लाइफ ऑफ द सेम टाइगर. और वो टाइगर एक हेल्पलेस सा और कन्फाइंड माने बंधा हुआ अब वो रह गया है जू के केज में.
Through this poem, the poet raises awareness about the cruelty of keeping wild animals in cages and evokes sympathy for the tigers suffering. यहाँ पर वो उन्हीं सारे टाइगर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं जिनको हमने अपने लाइक फॉर द सेक ऑफ फन, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट हमने उन्हें केज करके रखा हुआ है, बांधा हुआ रखा है, और वो किस तरह की लाइफ लीड कर रहे हैं, बट उनकी लाइफ एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए, उस चीज पर वो अपनी अवेयरनेस रेज करना चाहते हैं और सिंपैथी रखते हैं उन एनिमल्स के साथ. The poem is both a reflection of the beauty of wildlife and a critic of the human interference इन द नेचुरल वर्ल्ड. देखिए, आप ये सोचिए कि कभी अगर आपको ऐसा बंदी बनाकर एक केज में बंद करके रख दिया जाए, लोग आ रहे हैं, आपको देख के हंस रहे हैं, आपको कुछ एक्शंस करने पर, आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको कुछ एक्शन करने पे मजबूर कर रहे हैं, जब आप यू आर नॉट इवन विलिंग टू डू दैट, और उसके बाद वो हंस खेल कर चले जा रहे हैं. सोचिए एक बार आपकी लाइफ कैसी होगी. तो फिर उन एनिमल्स की लाइफ के बारे में सोचिए ना, जो ये चीज करने के लिए बने तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इंसानों के फोर्स में वो हैं, इंसानों के बंदिश में वो हैं, तो उन्हें फोर्स किया जा रहा है ये करने के लिए. तो ये पोएम दोनों एक रिफ्लेक्शन यानी एक थॉटफुलनेस भी प्रोवोक करती है हमारे अंदर, वो आइडियाज इन्वोक करना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ ये एक क्रिटिक का भी काम कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कितने ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, कितना ज्यादा इंटरवीन करते हैं उन सोर्सेस पे जहां पर उनको नहीं करना चाहिए. भगवान ने वाइल्ड एनिमल्स को बनाया है फ्री रहने के लिए, अपने अकॉर्डिंग प्रे करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग उनका फूड चेन डिजाइन करा है. हमारा कोई इंटरफेरेंस नीडेड नहीं है, बट just for the sake of entertainment, just for the sake of materialistic values, just for monetary gains, हम ये सब चीजें करते हैं. उन एनिमल्स को उठा के जबरदस्ती जू में, केज में बंद कर लेते हैं, where they are not even around allowed to roam around freely, और उनको एक पर्टिकुलर जगह में कन्फाइन करके रख दिया जाता है. तो ये पोएम इस चीज पर मतलब हमें सोचने पर मजबूर करती है. लाइक वी आर प्रोवोक्ड when we read of a certain person who is enslaved, हम उस चीज पे कितना प्रोवोक फील करते हैं. तो उन एनिमल्स के बारे में सोचिए ना, जिनको केज में डाल दिया जाता है और जबरदस्ती उनको वहां पर बांध के रखा जाता है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं अपने लिए सिंपैथी गेन करने के लिए. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उनके थ्रू वो हमें बताते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पोएम से. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर एक मीनिंग को जानते हुए, हर एक लाइन को समझते हुए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों. बोल रहे हैं, वॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ही कौन है यहाँ पर? ही है यहाँ पर वो टाइगर जो जू के केज में बंद है. तो यहाँ पर जो टाइगर, कौन सा वाला टाइगर है ये है जू वाला टाइगर. ठीक है. बोल रहे हैं, ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब होता है ब्राइट, और स्ट्राइप्स उसकी बॉडी पे जो लाइंस होती हैं, जो येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक लाइंस होती हैं, उनको बोला है. तो उसकी ब्राइट कलर की बॉडी पे, ब्राइट स्किन पर जो स्ट्राइप्स हैं, उन पे वो घूमता है, स्ट्रोल करता है, घूमता है, टहलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, क्योंकि उसके पास जाने के लिए ज्यादा जगह तो है नहीं, तो वो अपने केज में कन्फाइंड है, वहीं पर ही बंद है, वहीं पर ही वो घूमता रहता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स यहाँ पर किसको बोला है? वो जो कुशन जैसा उनका पैरों का पॉ है, यहाँ पर पैड्स किसको बोला है? पॉज को बोला है उनके. ठीक है, कि वो रफ होने चाहिए, छिले हुए, कटे फटे होने चाहिए, जैसा कि वो उसका नेचुरल हैबिटेट में होता. लेकिन यहाँ पर वो कैसे है? यहाँ पर वो बहुत सॉफ्ट है. वेलवेट यहाँ पर बता रहा है सॉफ्टनेस को, और बहुत ही क्वाइट है, बहुत ही शांत है. तो बहुत सॉफ्ट पैड्स हैं, लेकिन उसके रफ होने चाहिए, कटे फटे होने चाहिए, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में तो उसको लग रही है, कट रहे हैं हाथ, प्रे कर रहा है, तो कभी लड़ाई में या दूसरे एनिमल्स से जब वो लड़ रहा है तो उस दौरान उसको लग जा रही है. तो वैसे उसके होने चाहिए, रफ होने चाहिए उसके पॉज. लेकिन यहाँ पर कैसे हैं? बहुत ही सॉफ्ट हैं, क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्पेस है चलने के लिए. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज यानी ऐसा गुस्सा. रेज का मतलब होता है फ्यूरियस हो जाना, ऐसा गुस्सा जिसमें आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं. लेकिन वो गुस्सा कैसा है? वो गुस्सा है क्वाइट, यानी शांत गुस्सा है. तो क्वाइट रेज बच्चों यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस है जो है ऑक्सीमोरॉन.
ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है टू ऑपोजिट और टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स रिटन टुगेदर, टू ऑपोजिट वर्ड्स रिटन टुगेदर। तो क्वाइट का मतलब है शांत, और रेज का मतलब है अत्यंत गुस्सा, मतलब ऐसा गुस्सा जिसमें किसी को सर फाड़ने पे मारने पे भी हम उतारू हो जाते हैं। तो उसके अंदर इतना गुस्सा है, वो इतना प्रोवोक्ड है, लेकिन उसके पास वो गुस्सा निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो शांत बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर गुस्सा तो बहुत है, लेकिन वो गुस्सा निकाल नहीं सकता, इसीलिए ही इज कीपिंग इट क्वाइट। तो ही इज सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर केज वेरी क्वाइटली। उसके बाद बोल रहे हैं ही शुड बी माने यहां पर बात कर रहे हैं जो जंगल वाला टाइगर है उसकी, जो फॉरेस्ट में होना चाहिए था जैसा वो, उसकी बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज। लर्किंग का मतलब होता है घूमना और छुप के घूमना। सो ही शुड बी लर्किंग इज हाइडिंग एंड मूविंग। आगे बढ़ना, लेकिन छुप के आगे बढ़ना, जैसे वो अपने प्रे को लर्क करते हुए जाता है झाड़ियों के पीछे से, बिल्कुल, और कॉमोफ्लेज करते हुए जाता है लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच में से निकल के जाता है ताकि उसका प्रे उसको पहचान ना सके। बहुत ही धीरे धीरे वो अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाता है। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास, उस वाटर होल के पास वो जाता है धीरे धीरे लंबी लंबी घास के बीच में से स्लाइड करके, जहां पर प्लम का मतलब होता है फैट, थिक डियर जो है, जहां से पानी पीने जहां पर आते हैं वो डियर, जब वहां पानी पीने जाएंगे तो वो धीरे से जाकर अपने प्रे को पकड़ लेगा पीछे से जाकर। तो ही शुड बी डूइंग दिस बट ही कैन नॉट डू दिस बिकॉज ही इज नाउ कन्फाइंड टू अ केज। वो एक केज में बंद है और वहां पर वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा, और जो भी उसकी नेचुरल एक्टिविटीज है वो उनको नहीं कर पा रहा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब होता है घुर्राना, ठीक है, तो वो जोर से घुर्राता हुआ होना चाहिए घरों के आसपास, ठीक है, स्नाल करता हुआ यानी रोर करता हुआ होना चाहिए वो। He should be roaring around the houses at the jungle's edge, जंगल के बिल्कुल कॉर्नर में, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Bearing means showing, uncovering. Bare means होता है uncovered, तो bearing यानी uncovering और showing. His white fangs, fangs वो कैनाइन्स को बोलते हैं, लंबे लंबे जो दांत होते हैं टाइगर्स के। तो बोल रहे हैं कि वो अपने व्हाइट फैंग्स दिखाता हुआ होना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने क्लॉज से टेरराइज करता हुआ यानी डराता हुआ होना चाहिए विलेजर्स को। अब यहाँ पर दो आइडियाज बताए हैं। एक तो क्या कि टाइगर जो है वो जू में बंधा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा, अगर उसको खुला छोड़ा जाएगा तो वो ऐसा करता हुआ मिलना चाहिए हमें अपने नेचुरल हैबिटेट में। और सेकंड जो हमें यहाँ पर आइडिया प्रूव किया है वो ये प्रूव किया है बच्चों कि इंसान क्या कर रहे हैं, वो जंगलों को छोटा करते चले जा रहे हैं, उसके आसपास अपने घर, अपने विलेजेस, अपने सिटीज, मेगा सिटीज बनाते चले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनका एरिया, उनके एज को अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जो सेकंड आइडिया शो करने की कोशिश करी है वो ये भी है कि हम जो स्पेस जो फॉरेस्ट को मिलना चाहिए वो कम होता जा रहा है, और जो स्पेस सिविलाइजेशन के लिए हमें मिला हुआ है हम उससे तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इन लोगों का नेचुरल हैबिटेट भी अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों आइडियाज जो हैं वो हमें इस पर्टिकुलर स्टैंजा के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद बोल रहे हैं आगे, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बट अभी वो कैसा फील कर रहा है, अभी वो कॉन्क्रीट, वो इस तरह के सेल में ऐसे मतलब बार्स के पीछे वो बंधा हुआ है, ठीक है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को बोलते हैं रिजिड, जो ठोस होता है एकदम। तो एक ऐसे ही सेल में, एक ऐसे ही जेल में वो बंधा हुआ है जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो बेसिकली उन्होंने बोला हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है यानी उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, उसका पूरा बॉडी बिहाइंड बार्स है। तो जब हम ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने इस एक वर्ड से उसकी पूरी बॉडी डिस्क्राइब करना चाहिए। तो इसको हम बच्चों पोएटिक डिवाइस बोलेंगे सिनिकडाकी, ठीक है।
उसके बाद बोल रहे हैं स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने केज की लेंथ यानी अपने केज का जो एरिया है बस उसी को ही स्टॉक कर पा रहा है, वहीं पर ही वो वॉक कर पा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रोल करने के लिए, टहलने के लिए भी ज्यादा जगह नहीं है, बस जितना उसका एरिया है केज का बस वो वहीं पर ही घूम पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसको देखने आए हैं, जो अम्यूजमेंट पार्क समझ के उसको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट समझ के आए हैं उसको देखने, उनको वो इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है और वो वहां पर किसी को अम्यूज करने के लिए प्रेजेंट नहीं है। फिर बोल रहे हैं he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो वो लास्ट आवाज सुनता है रात की, तो वो किसकी आवाज है? वो है द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, यानी वो कार जो पेट्रोलिंग के लिए आती है, जो देखने के लिए आती है रात में कि कोई अंदर तो नहीं रह गया, किसी के साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हो गई है। तो ये जो टाइगर है ये सुनता है रात की वो लास्ट आवाजें जो वहां पर पेट्रोलिंग कार्स की आती है। एंड ही स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। अब ब्रिलियंट आईज यहां पर दो चीजें दर्शा रहा है, एक तो उसका विजन कि वो बहुत दूर तक देख सकता है, और दूसरा उसकी जो टियरी आंखें हैं, जो रूमी आंखें हैं, जो वाटरी आईज है, क्योंकि वो अपनी कंडीशन के लिए बहुत ही ज्यादा उदास है। तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से देखता है उन ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ, यानी कि वो अपने केज में लेटा हुआ है और वो बाहर देख रहा है, स्टार्स की तरफ देख रहा है बाहर ऊपर से, कि वो काश अगर फ्री स्काई में होता, अगर वो फ्री स्काई के अंडर होता तो वो कितना फ्रीली घूम पाता, कितना आराम से वो अपनी जिंदगी बिता पाता। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रिलियंट आईज उसका विजन भी बता रहे हैं कि वो बहुत दूर तक देख पाने की कैपेबिलिटी रखता है, और दूसरा कि वो बहुत ही टियरी फील कर रहा है, बहुत ही रूमी आईज है उसकी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास भी दिख रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ब्रिलियंट ब्रिलियंट हमारे पास दो बार है, तो हम इसको रेपिटेशन में भी मान सकते हैं, ये हमारा पोएटिक डिवाइस भी निकल गया है। नाउ दिस वाज द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। नाउ आई वुड टेल यू व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। तो समरी में हमें ये बोलने की कोशिश की गई है, क्या बोला है भाई? द पोएम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, यानी कि अगर जंगल में रहने वाला टाइगर है तो वो कितना फ्री होगा, और जब वो टाइगर जो है वो अपने केज में घूम रहा है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, वो कितना ज्यादा कन्फाइन फील करता है, कितना ज्यादा बंदिश में फील करता है। This poem has two distinct settings, दो अलग अलग प्लॉट्स हैं इस पोएम के। जो पहला सेटिंग है, जो पहला प्लॉट है वो बता रहा है जू वाले टाइगर का, और इस सेटिंग में जो टाइगर है वो इनहेबिट करता है अपने रियलिटी से, यानी कि वो अपने लाइक जंगल को छोड़ के, अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर उस जगह पर रह रहा है जहां पर हम उससे फोर्स कर रहे हैं। The second setting is that of the forest, and it is the setting that the tiger has been taken out of and no longer has access to, and is also setting that the poet would like the tiger to inhabit once again। तो वो चाहते हैं कि वो टाइगर जो है वो वापस से अपने जंगल में चला जाए जहां से वो आया है, और वो नेचुरली वो सारे एक्शंस परफॉर्म करे जो उसके लिए बने हैं और जिनके लिए वो खुद बना है। इन डूइंग सो, ऐसा करने में जो पोएट का मोटिव है ये बताने का है हाउ मच बेटर द टाइगर इज सूटेड टू द सेकेंड सेटिंग देन द फर्स्ट। ये वो इसीलिए बता रहे हैं कि सोचो, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी लर्किंग बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। ये वो हमें ऐसा माइंड में लाना चाहते हैं कि सोचो अगर वो फ्री होता तो वो ये सारी चीजें कर रहा होता। तो उनका मोटिव ये है कि सोचो सेकेंड वाला जो सेटिंग है वो फर्स्ट वाले सेटिंग से, यानी सेकेंड वाला प्लॉट थोड़ा ज्यादा कंफर्टिंग है टाइगर के लिए। द टाइगर बिलोंग्स टू द वाइल्ड, टाइगर वाइल्ड स्पेसेस के लिए ही बना है, एंड दैट इज वेयर इट शुड रिमेन फील्स द पोएट। ऐसा पोएट चाहते हैं कि वो जहां के लिए बना है वहीं पर ही वो रहना चाहिए। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पहले जू का बताते हैं कि ऐसा ऐसा टाइगर है, ऐसा वो दिखता है, उसके बाद जंगल में ऐसा उसे होना चाहिए, और वापस से पोएम आ जाती है जू पर, लेकिन ऐसा वो बेचारा फील कर रहा है, अभी वो ऐसा है। The poem provides a contrast in the mood and environment of the tiger when he is in the zoo and when he is in the forest। तो ये पूरा एक contrast बता रहे हैं कि वो टाइगर जब जू में है और वो टाइगर जब क्या बोलते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट या जंगल में है तो वो कैसा फील कर रहा है, और दोनों ही प्लॉट्स जो हैं वो
चेंज कर रहे हैं टाइगर का मूड, और टाइगर अपने मूड के अकॉर्डिंग जीने वाला एनिमल है, तो बोल रही हूँ कि उसको वाइल्ड के लिए बनाया गया है, आप लोग प्लीज उसको वाइल्ड में ही रहने दो, उसको अपना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मत बनाओ। उसके बाद बोलते हैं इन द जू ही हैज नो फ्रीडम, जू में वो बंदिशों में है। ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार, उसको एक कॉन्क्रीट से सेल में बांध के रखा हुआ है जहां से वो अपनी मर्जी से नहीं निकल सकता। वो एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है और हेल्पलेस फील कर रहा है। दिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट, और फिर वो ये सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में घूम रहा होता, अगर मैं एक फ्री एनिमल होता, तो मैं कितने अच्छे से अपनी लाइफ अपने कंडीशंस पे, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने अकॉर्डिंग डील कर रहा होता। He is hiding and sliding behind the long grass near the water hole, जहां से वो खुद प्रे के लिए अपने एनिमल्स को पकड़ता, and pouncing upon the fat deer. The way he terrorized the village, displaying his sharp teeth and claws, वो अपने बड़े बड़े फैंग्स जो हैं वो लोगों को डराता कि वो उसका एरिया छोड़ के चले जाएं। At night in the zoo, he hears the sound of the patrolling cars. The tiger in the zoo appears helpless. वो बहुत ज्यादा helpless, वो बहुत ज्यादा disappointed है यहाँ के लोगों से, as to be a mere showpiece and the source of entertainment, कि उसको वहां showpiece, एक amusement का piece बनाकर उसको वहां पर रख दिया है। To people, the poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. ये बिल्कुल गलत है। सोचो, हमें हमारे नेचुरल हैबिटेट, हमें हमारे घर, हमारी फैमिली से उठा के कहीं अलग ही बंदी बना के रख लिया जाए, और लोग आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और घर जा रहे हैं, तो उस चीज का भी पैसा हमारे से कोई और कमा रहा है। तो सोचो, इस तरह से अगर आपके साथ बिहेव हो तो फिर आप कैसा फील करेंगे। Then they feel angry, helpless and unhappy in the cage. He pays no attention to the visitors. ना वो visitors को देखता है, ना वो उन्हें amuse करने में थोड़ा सा भी interested है, who came to watch him in the silence of the night. और जब रात हो जाती है, he stares at the brilliant stars with his bright eyes. और उसकी bright eyes से वो उन स्टार्स, खुले आसमान को देखता है, जिसके अंडर अगर वो रहता होता, फ्री होता, तो वो कितने आसानी से अपना जीवन बिता पा रहा होता। ये थी समरी हमारे पोएम की, अ टाइगर इन द जू। अब इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या था जो हमने देखने की या पढ़ने की कोशिश करी इस पोएम में। बोल रहे हैं जो पोएट है वो जो ये पोएट है वो इस पोएम के थ्रू कॉन्ट्रास्ट लाना चाहते हैं टाइगर इन द जू का और टाइगर इन द फॉरेस्ट का, यानी जो टाइगर जू में रह रहा है उससे, जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है उससे। The boa moves from zoo to jungle and again back to the zoo. In the zoo, he has no freedom. वही सेम चीज जो हमने समरी में देखी। He is kept in the cemented cell behind the bars. He feels angry, frustrated and helpless. और यही सारी चीजें उसको याद दिलाती हैं कि वो लॉन्ग ग्रास में वाटर होल के पास किस तरह से अपने एनिमल, अपने शिकार के लिए, अपने प्रे के लिए वो दौड़ने की कोशिश कर रहा था, और रात को उसको आवाज आती है पेट्रोलिंग कार्स की, बट वो क्योंकि एक शो पीस बना के रख दिया गया है, यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और वो ये चीजों को ना खुद एंजॉय करता है, ना किसी दूसरे को एंजॉय करने देना चाहता है। बहुत एंग्री फील करता है, हेल्पलेस फील करता है, अनहैप्पी फील करता है उस केज में, और कोई भी विजिटर को वो देखता नहीं है जो उसको देखने आए हैं। और जब रात हो जाती है तो वो बिल्कुल अकेले में उन ब्रिलियंट स्टार्स के अंदर अपनी लाइफ इमेजिन करने लगता है कि अगर वो फ्री होता तो वो कितना ज्यादा फ्रीली घूम पाता। उसके बाद बात कर रहे हैं आगे टोन ऑफ द पोएट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू इन एवरी पोएम की टोन ऑफ द पोएट आजकल पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस टोन में पोएट ने ये बात बोली है। बहुत ही सिंपैथेटिक और सैड है वो जो कंडीशन अभी एनिमल की, टाइगर की हो गई है उसकी तरफ। पोएट एक्सप्रेस करते हैं डीप सिंपैथी, जिस टाइगर की वो बात कर रहे हैं वो अपने मिजरेबल कंडीशन में है, जू वाले टाइगर की। वो सैडनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उसके फेस पर, और उसकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो बंधी हुई है, और फ्रीडम जो है वो सप्रेस हो गई है उस बार के पीछे जहां वो है। सेकेंड, बहुत ही सीरियस और रिफ्लेक्टिव टोन है। बहुत ही सीरियस टोन में बोलते हैं कि जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में था तो वो बहुत फ्रीली घूम पाता था और उसको घूमना चाहिए, लेकिन अब ये सोचिए कि जब आपने उसको एक केज में कन्फाइन करके रख दिया है तो वो बिल्कुल भी अपनी मर्जी का नहीं कर पा रहा है।
The poet seriously reflects on the contrast between the tiger's life in the wild and its captivity. He wants the reader to think about the cruelty of confining wild animals. कि सोचो कितना क्रूअल है कि हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर उसको एक केज में बांध रहे हैं अपने अम्यूजमेंट पर्पस के लिए। थर्ड बोल रहे हैं क्रिटिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग, की बहुत ही क्रिटिकल हालत है अभी एनिमल्स की जिसमें वो ये चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज हमारे माइंड में डालना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ तो फर्क पड़े, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें अगर बांध दिया जाए तो तब भी तो तुम्हें गुस्सा आएगा, तो उस एनिमल के लिए गुस्सा क्यों नहीं आ रहा जिसको बांध के रख रहे हो। बोल रहे हैं एक क्रिटिकल अंडरटोन है टुवर्ड्स ह्यूमन एक्शन, कि इंसान किस तरह के एक्शंस अंडरटेक करते हैं, हाउ ह्यूमंस इंटरफेयर विद द नेचर एंड फोर्स मैजेस्टिक क्रीचर्स लाइक टाइगर टू लिव द लाइफ ऑफ सफरिंग इन कैप्टिविटी, कि भाई तुम खुद नहीं रह सकते हो किसी के अंदर कैप्टिव, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि टाइगर जैसा फ्री एनिमल तुम्हारे अंडर रहे और वो भी तुम्हें मॉनेटरी गेन्स देने के लिए। तो एक थॉट प्रोवोकिंग एस्पेक्ट जो है वो इस पोएम के थ्रू हमारे माइंड में ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहे हैं पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस बच्चों मैं आपको कुछ कुछ ऑलरेडी बता चुकी हूं, लेकिन जो मेजर पोएटिक डिवाइसेस हैं वो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, जब हम किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को किसी पर्सन के ट्रेड्स देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए पूरी पोएम में ही क्या टाइगर के लिए ही यूज करते हैं, टाइगर के लिए बच्चों अपन इट यूज करते हैं, लेकिन हर जगह हमारी पोएम में ही यूज करा है। तो क्या ये पर्सोनिफाइड नहीं है, क्योंकि हम इंसान के लिए करते हैं, बॉय के लिए करते हैं, ठीक है, मेस्कुलाइन जेंडर के लिए हम ही यूज करते हैं, तो यहां पर हर जगह ही बोला गया है। उसके बाद वो बोल रहे हैं मेटाफर। मेटाफर किस तरह से मेटाफर होता है, दो चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट द यूज ऑफ लाइक एंड एज। तो यहां पर बोला है मतलब नॉन सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करा है। यहां पर बोल रहे हैं पॉज ऑफ द टाइगर्स हैव बीन कंपेयर्ड टू वेलवेट। आप देखो यहां पर पैड्स बोला है और मैंने आपको बोला था कि पैड का मतलब क्या है, पॉज, और पॉज कैसे बताए हैं, पॉज बताए हैं सॉफ्ट, और सॉफ्टनेस के लिए वर्ड यूज करा है वेलवेट। तो क्या ये जो पैड और वेलवेट वर्ड है ये मेटाफर नहीं है, क्योंकि दोनों चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन है और डायरेक्ट कंपैरिजन भी विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज है। तो यहां पर जो हमारा वर्ड वेलवेट है ये हो जाएगा हमारे लिए मेटाफर। उसके बाद बात कर रहे हैं एंजैबमेंट की। तो आप देखिए जो फर्स्ट लाइन है आपकी सेकंड स्टैंजा, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये सारी लाइंस जो है ये एंजैब्ड है, ठीक है। सो दीज आर द 3 पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारे पास बाकी पोएटिक डिवाइसेस भी हैं। इमेजरी। इमेजरी वो सर्कमस्टांस होता है जब हम पढ़कर उस चीज को अपने माइंड में विजुअलाइज कर पाते हैं और डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं विजुअली उस चीज को अपने माइंड में। तो देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टाइगर जो है इट इज वॉकिंग इन द विविड स्ट्राइप्स, मैंने आपको बोला विविड का मतलब ब्राइट होता है और स्ट्राइप्स उसकी बॉडी के लाइंस। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। क्या हम इमेजिन कर पा रहे हैं उसको कि एक टाइगर है, उसकी ब्राइट येलो कलर की बॉडी है, उसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्राइप्स है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजरी। जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ के उसको इमेजिन कर पाते हैं उसको हम इमेजरी बोलते हैं। उसके बाद अजोनेंस बोल रहे हैं। अजोनेंस हमारे पास 2 जगह पर है। ही वॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, यहां पर आई जो है वो कॉन्टिन्यूसली आई का साउंड आ रहा है, इसीलिए हमने यहां पर एजोनेंस बोला है। और सेकंड बोल रहे हैं इन हिज क्वाइट रेज, वापस से हमें आई का जो है वो साउंड वर्ड के बीच में या एंड में आ रहा है। तो क्लोजली प्लेस वर्ड्स के बीच में या एंड में अगर हमें सिमिलर साउंड आता है उसको हम अजोनेंस बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर सिमिलर आए तो उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं। उसके बाद कॉन्सोनेंट्स के भी एग्जाम्पल है। आप देखिए यहां पर अगर मैं इसको हटा देती हूं तो स्टॉक्स में एस, लास्ट का जो एस है वो देख लीजिए, और स्ट्राइप्स में लास्ट का एस देख लीजिए। तो यहां पर हमें बोला है स्टॉक्स स्ट्राइप्स, लास्ट का जो साउंड है वो स से खत्म हो रहा है, तो हम एंडिंग में या मिडिल में अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड को बोल पाते हैं, आवाज आती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। नाउ दीज आर अनदर पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद बोल रहे हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको पीछे भी बताया था बच्चों। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है क्या, कि टू ऑपोजिट वर्ड्स रिटन टुगेदर। तो यहां पर लिखा था इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट इज शांत, रेज इज अत्यंत गुस्सा।
तो क्वाइट रेज जो है वो ऑक्सीमोरॉन है, टू ऑपोजिट वर्ड्स रिटन टुगेदर डिपिक्टिंग टू डिफरेंट आइडियाज, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। सिनेक्डकी मैंने आपको बताया था, सिनेक्डकी का मतलब होता है एक पार्ट का नाम लेना उसके पूरे होल को बताने के लिए। तो एक तो यहां पर आ गया है हमारे पास पूरी बॉडी बताने के लिए विविड स्ट्राइप्स, बोला है द फ्रेज विविड स्ट्राइप्स इज यूज्ड फॉर होल बॉडी ऑफ द टाइगर। और एक और सिनेक्डकी था यहां पर मैंने बोला था हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, तो स्ट्रेंथ जो है वो भी पूरी बॉडी को बता रहा है, सिर्फ स्ट्रेंथ थोड़ी उसकी बंधी रह गई है पीछे, उसकी पूरी बॉडी बंधी रह गई है बार्स के पीछे। तो इसमें हम स्ट्रेंथ को भी सिनेक्डकी में ही प्लेस करेंगे। उसके बाद कुछ और पोएटिक डिवाइसेस हैं जो यहां पर यूज हो रहे हैं। पोएटिक डिवाइस कौन कौन से? कॉन्क्रीट सेल एलिट्रेशन, कॉन्क्रीट सेल, देन इसके बाद स्ट्रेंथ हमने लिख लिया है, बिहाइंड बार्स अगेन एलिट्रेशन, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इग्नोरिंग और विजिटर्स इनमें भी ई का साउंड जो है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इसको भी हम अजोनेंस बोलेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको ऑल्दो बताया था शायद ब्रिलियंट एंड ब्रिलियंट, तो इसको हम बोलते हैं रेपिटेशन, क्योंकि वर्ड अगर अलग अलग जगह पर रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उनको रेपिटेशन बोलते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पोएम एज वेल। एंड आई होप कि आपने अभी तक की सारी पोएम्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा, उनके पोएटिक डिवाइसेस को रेफर कर लिया होगा, बट जो सेंट्रल आइडिया और टोन ऑफ द पोएट आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस भी आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, एंड आई होप आप हर एक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपनी बुक्स को लेकर बैठेंगे, क्योंकि बिना बुक्स के पढ़ने से आपको पोएम समझ में नहीं आती है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, बुक्स को साथ में लेकर बैठिए और उनमें भी मेरे साथ साथ मार्क करते जाइए। So students, this was all for this particular video and this poem. I will see you again in the next video, and उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को शेयर करिए अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर उनके काम के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और साथ ही मिलेगा जनरल नॉलेज, करियर काउंसलिंग एंड पेरेंटल गाइडेंस, और उसी के साथ आपको सपोर्टिव मेजर्स मिलेंगे एकेडमिक कंटेंट के। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।